दोस्तों 7 मई 2008 को मुंबई में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड में मुंबई ही नहीं पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले नीरज की हत्या करके उसके शव को बड़ी ही बेदर्दी से 300 टुकड़ों में काट दिया गया था। नीरज मर्डर केस के बारे में कहा जाता है कि ये मर्डर लव ट्रायंगल की वजह से हुआ था और ये लव ट्रायंगल नीरज ग्रोवर कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसरा और उसके बॉयफ्रेंड नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के बीच था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर नीरज की हत्या किसने की थी और फिर उसकी लाश को 300 टुकड़ों में क्यों काट दिया गया था। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। असल मारिया सुसाइराज केरल के कोची की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे सिंगिंग और डांसिंग का शौक था और मारिया ने कुछ छोटी मोटी साउथ इंडियन फिल्मों में अभिनय भी किया और फिर कोची में ही मारिया को एक नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू से प्यार हो गया था। जेरोम मैथ्यू और मारिया बचपन के दोस्त थे। उन दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही की थी। जेरोम और मारिया ने यह भी तय कर दिया था कि वे जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। मारिया अभिनय के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती थी। वे नाम कमाना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, जहां वे ज़्यादा नाम शोहरत और पैसा भी कमा सकती है। इसलिए वे कोची को छोड़कर सन 2007 में मुंबई चली आई। मुंबई पहुंचने के बाद अब मारिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए ये थी कि उसे ठीक से हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती थी। और ये तो जाहिर सी बात है कि हिंदी टेलीविज़न और सिनेमा में काम करने के लिए साफ हिंदी बोलनी आनी चाहिए। लेकिन मारिया की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मारिया जब टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई के कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रही थी, यानी वे स्ट्रगल कर रही थी, तो तभी ऑडिशन के समय उसकी मुलाकात नीरज से हुई। ये मारिया और नीरज की पहली मुलाकात थी। नीरज कानपुर के एक सामान्य परिवार से आते थे और लगभग 25 साल के युवा नीरज से उनके परिवार वालों को बड़ी आशा थी। नीरज के पिता अमरनाथ एक छोटे व्यापारी थे। हालांकि ग्रोवर परिवार को पूरी आशा थी कि एक दिन उनका बेटा उनके परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा और वे कर भी रहा था। यानी जब साल 2008 में स्टार प्लस पर शाहरुख खान का एक शो आया था, उस शो का नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और नीरज इस बड़े शो के प्रोडक्शन टीम के हिस्सा थे। एक दिन नीरज ग्रोवर किसी सीरियल का ऑडिशन ले रहे थे, तभी ऑडिशन के लिए मारिया सुसराइज भी वहां पहुंची। नीरज ने मारिया से टेस्ट के लिए हिंदी में कुछ सवाल पूछे। इसका मारिया ठीक से जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसकी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं थी। नीरज ने मारिया से कहा कि हमें हिंदी बोलने वाले लोगों की जरूरत है क्योंकि ये सीरियल हिंदी में है और अगर कुछ भी आपके लायक होगा तो हम आपको जरूर देंगे। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। इसके बाद मारिया ने नीरज के ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया और फिर कुछ दिनों के बाद मारिया ने नीरज को फिर से कॉल किया और ऑफिस में हुई अपनी मुलाकात के बारे में उसे याद दिलाया। तो नीरज ने मारिया को पहचान लिया। फिर इन दोनों में कुछ बातें हुई। इस फोन कॉल के बाद धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। फिर दोनों की बातचीत मुलाकातों में बदल गई, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए मारिया नीरज के अपार्टमेंट में ही रह रही थी। मारिया ने अपनी कोची के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज के बारे में बताया। मारिया ने उसे बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में मदद कर रहा है और उसने जेरोम से यह भी बताया कि नीरज का उस पर क्रश है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जेरोम मैथ्यू सबकी किस्म का इंसान था। उसे मारिया और नीरज की दोस्ती वाले रिश्ते पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया उसे धोखा दे रही है। जेरोम को नीरज और मारिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो मारिया से कुछ कह नहीं पाता था। और फिर साल 2008 में 6 मई को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट ले लिया। मारिया ने शिफ्टिंग के लिए नीरज से मदद मांगी तो नीरज भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया।
वे रात 10 बजे के करीब मलाड में मारिया के फ्लैट पर पहुंचा, उसका सामान रखवाया, उसकी मदद करने लगा और ठीक उसी समय मारिया के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड जेरोम का कॉल आ गया। जेरोम से बात करने लगी। उसने जेरोम को बताया कि वे मलाड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। तभी जेरोम को मारिया की तरफ से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। उसने मारिया से पूछा, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में कोई और भी है? मारिया ने कहा कि हाँ, नीरज है। फिर जेरोम ने पूछा कि वे इतनी रात को वे तुम्हारे फ्लैट पर क्या कर रहा है? तो मारिया ने जवाब दिया कि वे सामान रखवाने में मेरी मदद करने आया है। जेरोम ने मारिया से कहा कि नीरज को अपने रूम पर मत रुकने देना, उसे यहाँ से वापस भेज देना। जेरोम मृत्यु उस रात मारिया के रूम पर नीरज के होने से बेचैन हो गया था। उसने रात 11:30 बजे के आसपास दोबारा फिर से मारिया को कॉल किया, क्योंकि वे ये कंफर्म करना चाहता था कि नीरज मारिया के फ्लैट से चला गया है या नहीं। लेकिन मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम को कुछ भी जवाब देने के बजाय अपना फोन ही बंद कर दिया और मारिया की इस हरकत से जेरोम गुस्से में पागल हो गया। जेरोम ने उसी समय यह तय कर लिया था कि वो मुंबई मारिया के फ्लैट पर जाएगा। मारिया जब मलाड में शिफ्ट होने वाली थी तो उसने अपने फ्लैट का एड्रेस जेरोम को बता दिया था। जेरोम ने सोचा कि वे मारिया को बिना बताए उसके फ्लैट पर पहुंचेगा और ये देखेगा कि मारिया उससे झूठ बोल रही है या सच। उसने कोची से मुंबई जाने वाली फ्लाइट के बारे में पता किया। उसे पता चला कि 7 मई की सुबह 3 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट है। जेरोम ने वही फ्लाइट पकड़ी और सुबह 7:30 बजे मुंबई पहुंच गया। फिर वे वहां से सीधे मारिया के फ्लैट पर पहुंचा। उसने दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन दरवाजा खोलने कोई भी नहीं आया। उसने दोबारा बेल बजाई और इस बार मारिया उठी। फिर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मृत्यु खड़ा था। जेरोम बिना कुछ बोले सीधे मारिया के बेडरूम में घुस गया। बेडरूम में वो जो देखना चाहता था उसे वही दिखाई दिया, यानी नीरज मारिया के बेडरूम में ही था। अपनी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में नीरज को देखकर उसका खून खौल उठा। इसके बाद जेरोम और नीरज में बहस शुरू हो गई। फिर बात हाथापाई पर आ पहुंची। जेरोम गुस्से में मारिया के किचन से एक चाकू उठा लाया और उस चाकू से नीरज के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। और जब मारिया उसे रोकने लगी तो जेरोम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने धमकी देते हुए मारिया से कहा कि अगर वे उसे रोकने की कोशिश करेगी तो वे उसे भी जान से मार देगा। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। नीरज की हत्या करने के बाद मारिया और जेरोम ने उसी फ्लैट में शारीरिक संबंध भी बनाए और अब कत्ल हो चुका था। तब इन दोनों के सामने प्रॉब्लम ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर लाश को फ्लैट से बाहर ठिकाने लगाने के लिए कहीं ले जाएंगे तो वे तुरंत पकड़े जाएंगे। इसलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम लाश को बाहर भी ले जाएं तो कोई ये न जान पाए कि वे किसी की लाश ले जा रहे हैं। इसके बाद मारिया ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और झूठ बोलकर उसकी कार ले ली। फिर करीब 11 बजे के आसपास जेरोम और मारिया उस कार से मलाड के एक मॉल में गए और वहां से उन दोनों ने 3 बड़े बैग, चाकू, एयर फ्रेशनर और पर्दे और चादर खरीदे और बाहर ही एक रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खा लिया। फिर दोपहर के 3 बजे वो दोनों फ्लैट पर पहुंचे और नीरज की लाश को रसोई में ले जाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगे और फिर दोनों ने नीरज की लाश के करीब 100 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। फिर लाश के टुकड़ों को बैग में भर दिया। इसके बाद इन बैग को दोस्त की कार में लोड करने लगे, लेकिन मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने देख ली। मारिया जेरोम के साथ कार में बैग रख रही। उसके बाद उसने दोनों को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए भी देखा। रास्ते में मारिया और जेरोम ने बोतल में पेट्रोल खरीदा और करीब 7 बजे वो दोनों पालघर जिले के मनोर की तरफ निकल गए। मारिया और जेरोम ने पालघर जिले के मनोर की तरफ निकल गए। मारिया और जेरोम ने मनोर के जंगल के पास अपनी कार रोक ली। फिर इन दोनों ने लाश के टुकड़ों से भरे बैग को कार से निकाला और उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। और जब उन्होंने देखा कि नीरज की लाश पूरी तरह जल चुकी है तो वे दोनों वहां से वापस मुंबई आ गए। वे रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मलाड वाले फ्लैट पर पहुंच गए। इसके बाद फ्लैट पर जितने भी सबूत थे जो उन्हें सलाखों के पीछे ले जा सकते थे, उन्होंने उनमें से अधिकतर सबूत मिटा दिए, यानी दीवार, फर्नीचर और खिड़कियों के पर्दे भी नीरज के खून से सने हुए थे। उन्होंने दीवार से भी खून के छींटे को मिटाने के लिए उस पर पेंट कर दिया था। फर्नीचर और पर्दे भी बदल दिए थे। जेरोम उस रात मारिया के फ्लैट पर ही रहा और अगले दिन यानी 8 मई को 12:30 बजे उसने मुंबई से कोची के लिए फ्लाइट पकड़ी
और वापस कोची पहुंच गया। और इधर नीरज ग्रोवर 7, 8 और 9 मई को जब भी अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसकी केयर खबर लेने के लिए उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। दोस्तों ने फिर मारिया को फोन किया तो मारिया ने फोन उठाया और नीरज के दोस्तों को बताया कि नीरज तो रूम शिफ्ट कराने के बाद वापस अपने फ्लैट पर चला गया था। उसने बताया कि उस दिन के बाद नीरज से उसकी कोई बात नहीं हुई। नीरज के दोस्तों ने नीरज को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें नीरज का कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद नीरज के लापता होने की बात नीरज के माता पिता को भी बताया गया। नीरज के पिता अमरनाथ ने मुंबई के पुलिस थाने में बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस नीरज का पता लगाने में जुट गई। पुलिस सबसे पहले पूछताछ के लिए मारिया के फ्लैट पर पहुंची, क्योंकि लापता होने से पहले नीरज मारिया के फ्लैट पर मारिया ने पुलिस को बताया कि नीरज तो 6 मई की रात को ही उसका रूम शिफ्ट कराकर अपने फ्लैट पर चला गया था। पुलिस उस दिन तो मारिया से थोड़ी पूछताछ करके वापस लौट गई, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को यह शक था कि मारिया उनसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद पुलिस ने मारिया और नीरज के मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई तो कॉल डिटेल से पता चला कि मारिया झूठ बोल रही। पुलिस को नीरज की कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि नीरज ने देर रात यानी 1 से 2 बजे पर अपने मोबाइल फोन से किसी से बात की थी और उस समय नीरज के फोन की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर ही थी। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से मारिया के फ्लैट पर पहुंचती है। इस बार वहां के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करती है। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने 7 मई की सुबह मारिया और उसके एक दोस्त को कार में बैग रखते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस मारिया के पास पहुंची। इस बार पुलिस ने मारिया से नीरज के बारे में कड़ाई से पूछताछ की और मारिया अब ये जान चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने बताया कि नीरज की हत्या उसने नहीं बल्कि हत्या तो उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने की है। इसके बाद कोची से नेवी ऑफिसर जेरोम मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह से नीरज हत्याकांड की गुत्थी सुलझने शुरू हो गई। नीरज का फोन भी मारिया के पास से बरामद कर लिया गया। उस कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया जिससे लाश को ठिकाने लगाया गया था। बाद फोरेंसिक टीम मनोर के उस जंगल में भी गई जहां उन दोनों ने नीरज की लाश को जलाया था। फोरेंसिक टीम को वहां से कुछ इंसानी दांत और हड्डियां भी मिली। फिर उन्होंने हड्डियों का और कार में मिले खून के धब्बों का नीरज के परिवार से डीएनए मैच कराया गया और डीएनए से यह सुनिश्चित हो गया कि ये अवशेष नीरज के ही थे। इसके बाद इन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर इस घटना के 3 साल बाद 11 जुलाई साल 2011 को मुंबई सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर और सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।